हेलो दोस्तों, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। और आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक नया हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं। मैं बाल मुकुंद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था में। आज इस प्रैक्टिस सेट की ये खासियत है कि इसमें हिंदी के जितने भी प्रमुख चैप्टर हैं, जितने भी प्रमुख अध्याय हैं, सभी से संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक, अंतिम तक। और हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये जो ऑप्शन में आपको देख रहे हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, तो ये पूरे विश्व में ये 4 भाषा परिवार हैं। जी हाँ, ये 4 भाषा परिवार हैं। भाषा परिवार का मतलब होता है जैसे एक परिवार में कई लोग होते हैं, एक परिवार में कई लोग होते हैं, वैसे एक भाषा परिवार में ढेर सारी कई भाषाएं होती हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार में भी कई भाषाएं हैं, आस्ट्रिक में भी कई भाषाएं हैं, द्रविड़ में भी, चीनी तिब्बती में, इन सभी में कई भाषाओं का समाहार है। भाषा का एक बड़ा सा परिवार है। और बात करते हैं यहाँ पर भारोपीय की, तो ये जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार हैं, चारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो भारोपीय। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो भारोपीय है। और अगर बात करते हैं यहीं पर कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, क्या द्रविड़ की है, चीनी तिब्बती की है या आस्ट्रिक है, किसकी है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। इसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि भारत से भारोपीय और भारत की जो प्रमुख भाषा हिंदी है, तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा क्या है? हिंदी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रयत्न के आधार पर ला, जी हाँ, ला को पूछा गया है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जी हाँ, ला किस प्रकार की ध्वनि है? क्या पार्श्विक है, या फिर उत्क्षिप्त है, या प्रकंपित है, या फिर संघर्षहीन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन आप जरूर सही करिए। तो प्रयत्न के आधार पर ला जो है वो कैसा वर्ण है? तो वो जो है पार्श्विक वर्ण है। जी हाँ, ला जो है पार्श्विक वर्ण है। बात करते हैं प्रकंपित वर्ण की, तो वो आपका रा है। उत्क्षिप्त वर्ण की बात करते हैं तो उसमें आपका अंगा है, उसमें आपका अड़ा है और उसमें आपका अढ़ा है। ये डा के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है, ढा के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है, थोड़ा अढ़ा आपका उत्क्षिप्त वर्ण कहलाता है। इसी को द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, इसी को द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, और इसी को तलबिंदु वर्ण भी कहते हैं। जी हाँ, तलबिंदु वर्ण भी कहते हैं। तो ये 3 नाम हैं इसके। कौन कौन? द्विगुण वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, तलबिंदु वर्ण। तीनों नाम याद रखिएगा। 2 ही अक्षर हैं। कौन कौन है? डा है और ढा है। तलबिंदु से तो इनका स्पष्ट हो जाता है अर्थ ही, तल माने नीचे और बिंदु माने बिंदु, अर्थात डा और ढा के नीचे बिंदु लगा करके 2 नए वर्ण बनाए गए हैं जिनको उत्क्षिप्त, तलबिंदु और द्विगुण वर्ण कहते हैं। प्रकंपित में रा है। संघर्षहीन में आपका चाबर को छोड़कर, तीनों सा और हा को छोड़कर सभी संघर्षहीन वर्ण होते हैं। पार्श्विक में ला है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का, जी हाँ, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्द आपके हर एक परीक्षा में जरूर एक पूछा जाता है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है रात का पर्यायवाची नहीं है। जब प्रश्न में नहीं हो तो थोड़ा ध्यान से उसको देखिए। रजनी रात का पर्यायवाची है, विभावरी रात का पर्यायवाची है, निशी ये भी रात का पर्यायवाची है, लेकिन समीर, क्या समीर रात का पर्यायवाची है? क्या समीर रात का पर्यायवाची है? तो समीर जो है वो वायु का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है, ये रात का पर्यायवाची नहीं है। अर्थात कुल मिला के जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और मित्रों, इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर जितने भी ग्रुप हैं सब में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये वर्तनी का क्वेश्चन है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। क्या कुमुदनी है, या कुमुदनी है, या कुमुदनी है, या कुमुदनी है?
आप हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन ज़रूर चुनिए और देखिए आप सही कर पाते हैं कि नहीं सही कर पाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन इसमें से सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, कुमुदिनी। जी हाँ, सही वर्तनी के अनुसार जो सही है वो कुमुदिनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संधि को लेकर है और इसमें पूछा गया है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है, अर्थात पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो जब भी आपको कोई शब्द हो और शब्द के ऊपर रा दिखाई पड़े, जैसे पुनर्जन्म में यहाँ आपको रा दिखाई पड़ रहा है, इसको रेफ कहते हैं। जी हाँ, इसका नाम रेफ है। तो ये जब आधा जा दिखाई पड़े तो वास्तव में जिस अक्षर के ऊपर ये आधा रा होता है उसके ठीक पहले होता है, अर्थात जा के पहले आधा रा है। तो ऐसे आपका मान लीजिए लिखा है पू न और इसी के बाद आधा रा है और जा है और आधा ना है, आधा माँ है। पुनर्जन्म, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो पुनर्जन्म इस प्रकार, जिस अक्षर के ऊपर आधा रा होता है उसके ठीक पहले होता है। तो जा के ऊपर आधा रा था तो जा के पहले हमने रा को लिख दिया। अब होता क्या है कि विसर्ग संधि में, जी हाँ, विसर्ग संधि में एक नियम है जिसमें विसर्ग के स्थान पर रा बनता है। तो जब विसर्ग के स्थान पर रा बनता है तो रा को आप विसर्ग बना देंगे। रा को क्या बनाएंगे? रा को आप जो है विसर्ग बना देंगे। तो रा के स्थान पे हम जो है क्या कर रहे हैं, हम जो है विसर्ग बना रहे हैं। तो देखिए रा के स्थान पे हमने क्या बना दिया, हमने जो है यहाँ पर विसर्ग बना दिया। देखिए यहाँ पर विसर्ग बना दिया और आगे प्लस लगा दिया। तो आपका हो गया पुनः धन जन्म। आप इतना करने के बाद चूंकि रा हो सकता है ना बना हो, रा कहीं और आपको ऊपर इतना लगा हुआ मिल जाए, तो इसमें आप एक बात ध्यान देंगे, एक बात ये ध्यान देंगे कि जो है जब आप ऐसे कर देंगे, रा के स्थान पर विसर्ग बना देंगे, तो देखेंगे क्या दोनों तरफ शब्द बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ पुनः है और एक तरफ जन्म है, दोनों तरफ शब्द बन गया, अर्थात हमारा संधि विच्छेद सही है। तो पुनः धन जन्म जो है किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है पुनः धन जन्म, अर्थात इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मित्रों ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो समास को लेकर है। समास को लेकर अगला क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें जो है पूछा गया है कि देशांतर में कौन सा समास है। जी हाँ, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर का समास विग्रह जो होगा वो होगा देश में भ्रमण या देश में अंतर। इसमें आपको यहाँ में मिल रहा है और में जो है एक कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर किसी कारक की विभक्ति अगर समास विग्रह करने पर बीच में या फिर कहीं भी मिलती है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो पहली बात तो देशांतर में तत्पुरुष समास है। अब समस्या ये है कि हमारे चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखना है, तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास जो होता है उसके दो भेद होते हैं। जी हाँ, उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक भेद इसका कर्मधारय होता है, कर्मधारय होता है, और एक भेद इसका द्विगु समास होता है। जी हाँ, तत्पुरुष समास के दो भेद या तत्पुरुष समास के ही भेद कहलाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। पहली बात तो तीनों समासों का कौन सा पद प्रधान होता है, तो तीनों समासों का उत्तर पद प्रधान होता है। आगे बात करते हैं अब इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में तत्पुरुष नहीं दिया गया है तो तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय द्विगु दोनों है, अर्थात इसमें से कोई हो सकता है। जब उसी का भेद है तो इसमें से कोई ना कोई हो सकता है। ऑप्शनल, जब ऐसा ऑप्शन हो कि तत्पुरुष ना हो तब आप ऐसा सोचेंगे। तो द्विगु में तो भाई हमेशा संख्या होती है, जहाँ पूर्व पद संख्या हो और समूह का बोध हो वहाँ द्विगु कहलाता है। तो देशांतर में कोई संख्या है नहीं, तत्पुरुष है नहीं, एक आपका बच रहा है, कौन सा, कर्मधारय।
तो फिर ऐसी अवस्था में हम जो ऑप्शन सही करेंगे वो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन सी सही करेंगे, कर्मधारय। ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में परेशान कर सकता है। ऐसा कोई समासिक पद हो जिसमें तत्पुरुष समास हो और तत्पुरुष समास ऑप्शन में ना हो, तत्पुरुष के भेद हैं कर्मधारय और द्विगु। आप सोचेंगे अगर संख्या है तो द्विगु बना सकते हैं, वैसे तत्पुरुष का भेद रहेगा, संख्या नहीं रहेगा। तो उसके अलावा आप कर्मधारय को चुन सकते हैं, कर्मधारय ही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन एक विलोम को लेकर के है और विलोम शब्द आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि अस्थावर का विलोम शब्द है, यानी अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? क्या सचल होगा या चंचल होगा, चेतन होगा या जंगम होगा, क्या होगा? तो आपको अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही फेमस विलोम शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो जंगम होता है। जी हाँ, जंगम होता है। चलिए, तो जंगम हो गया। अच्छा हाँ, साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को बार बार परीक्षाओं में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन है और एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इसमें है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जी हाँ, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए ज़रा सा इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो क्या है कृदंत प्रत्यय? सबसे पहले कृदंत का जो है संधि विच्छेद करिए, अपने आप इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इसका जो है एक खंड है कृत और एक खंड है अंत। व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में कहा गया है जब प्लस के पहले का, चा, टा, ता, पा में से कोई एक अक्षर हो और बाद में कोई स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो फिर आपका ये पहला अक्षर तीसरे में बदलता है, तो ता का तीसरा दा होता है, ता था दा, और ये दा बनता है और कृदंत हो जाता है। तो कृत और अंत, जिसके अंत में कृत हो, कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे आप। हिंदी में एक तद्धित प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है और एक कृत प्रत्यय होता है, एक कृत प्रत्यय होता है, दो होता है। जिस शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय लगता है उन्हें तद्धितांत शब्द कहते हैं। जी हाँ, उन्हें तद्धितांत शब्द कहते हैं। और जिन शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगता है उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। तो कृदंत से ही क्वेश्चन आपका उठा है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के अंत में लगता है? तो कृत शब्दों के अंत में लगता है। कृत का मतलब क्या होता है? क्रिया या धातु, ऐसा शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध हो, जैसे चलना, उठना, गाना, फिरना, इन सब शब्दों से बोध होता है कि कोई काम हो रहा है। अर्थात कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही होगा, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्या है अगले क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन एक मुहावरे को लेकर है और इसमें पूछा गया है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत ही अच्छा सा मुहावरा है, आसान भी है। तो समय ना जाया करते हुए तुरंत हम बताते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, ईर्ष्या से जल उठना। जी हाँ, ईर्ष्या से जल उठना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। जब नहीं है शब्द क्वेश्चन में हो तो ध्यान से देखिए, अर्थात सभी ऑप्शन में दोनों शब्द तत्सम होंगे, एक में नहीं होगा, वही आपको ढूंढना है। तो जो आपका ऑप्शन ए है कर्म विद्या, ये कर्म भी तत्सम है और विद्या भी तत्सम है। ऑप्शन सी है मत्स्य भृंग, तो ये भी आपका तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है। ऑप्शन डी है ज्ञान क्षेत्र, ज्ञान भी तत्सम है, क्षेत्र भी तत्सम है। कर्म का मतलब होता है कर्म, विद्या, मत्स्य मछली, भृंग भौरा, ज्ञान, क्षेत्र सब तत्सम है। लेकिन जब बात करते हैं ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में दही का तत्सम दधि, ये तत्सम तो है लेकिन भात तत्सम नहीं है। जी हाँ, भात तत्सम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में दोनों तत्सम नहीं है, अर्थात तत्सम की जोड़ी नहीं है।
ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको आप समझेंगे। स्पृहा क्या होता है? तो स्पृहा क्या होता है? स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। जी हाँ, स्पृहा का अर्थ होता है, कई बार इसका अर्थ ही पूछा गया है प्रश्नों में। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। तो इसका मतलब हुआ जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, चाह ना हो, स्पृहा ना हो, उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए है निस्पृहा, ऑप्शन सी है निस्पृह, ऑप्शन डी है निस्पृहीन और ऑप्शन बी है निस्पृह। जिसे किसी चीज़ की इच्छा ना हो उस व्यक्ति को कहना है, तो उसके लिए ऑप्शन आपका सी हो गया, ऑप्शन बी स्पृह। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो। स्पृहा माने इच्छा होता, अगर इसको आप सही करते, नहीं स्पृहा जिसे किसी चीज़ की इच्छा, तो इच्छा के लिए स्पेशली शब्द बन जाता है। यहाँ उस व्यक्ति के लिए नाम बन रहा है, नाउन बन रहा है, उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये व्यक्ति निष्प्रिय है, मतलब इसको किसी भी बात की इच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका रस से लेकर है। हमने आपसे वादा किया था हम आपको सभी चैप्टर से, हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, प्रमुख चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के प्रश्नों से आपको रूबरू कराएंगे। तो देखिए हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ रस से क्वेश्चन है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ संख्या को हम सभी जितने भी संख्या के डाउट हैं सब आपको क्लियर करना चाहेंगे। रस कितने प्रकार का होता है? 9। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार का होता है? 8। आचार्य भवभूत के अनुसार रस कितने प्रकार का होता है? 1। ये 3 हैं रसों के प्रकार। 9 सामान्य तौर पर जब पूछा जाए तो सही होगा। 8 भरत मुनि के अनुसार जब पूछा जाए तो सही होगा, क्योंकि भरत मुनि ने नाटक में शांत रस को स्थान नहीं दिया है, तो एक रस घट जाता है, भरत मुनि के अनुसार 8 हो जाता है। और अब भवभूत के अनुसार अगर पूछा जाए रस 1 है, वो रस 1 कौन सा है? वो है करुण रस। जी हाँ, वो एक रस जो है वो करुण रस है, ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पर 9 रस, भरत मुनि के अनुसार 8 रस, कौन रस नहीं, शांत रस नहीं। भवभूत के अनुसार 1 रस, कौन सा 1 रस? करुण रस। इन्होंने कहा है कि जितने भी रस हैं सब करुण रस के भेद हैं। चलिए अब बात करते हैं कितने अंग हैं रस के। तो रस के 4 अंग हैं। कौन कौन? तो इसमें पहला जो अंग है वो है अस्थाई भाव। जी हाँ, अस्थाई भाव। और दूसरा जो अंग है वो है विभाव। जी हाँ, विभाव। तीसरा, तो तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुभाव, अनुभाव। और चौथा, तो चौथा आपके क्वेश्चन में है संचारी भाव। जी हाँ, संचारी भाव, संचारी भाव। इन सब की संख्या पूछी जा सकती है। तो अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 9 है। जितने रस हैं उतने स्थायी भाव हैं, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। विभाव की संख्या क्या है, कितनी है? तो 2 है, उद्दीपन और आलंबन। अनुभाव की संख्या कितनी है? तो 4 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। सभी डाउट आपके क्लियर हमने कर दिया संख्या को लेकर के। रस के परिप्रेक्ष्य में रसों की संख्या 9 है, रस के अंग कितने हैं? 4 हैं। चारों अंगों में स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। विभाव की संख्या कितनी है? 2 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। अनुभाव की संख्या कितनी है? 4 है। तो सब क्लियर हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? जी हाँ, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? जी हाँ, छंद पूछा गया है। इसमें कौन सा छंद है? अब छंदों के लिए हमें जो है मात्रा काउंट करनी पड़ती है। मात्रा काउंट करने के बाद जो है हम क्लियर करते हैं कि ये कौन सा छंद है जिसमें टैली करता है। तो प्रियपति मेरा वह प्राण प्यारा कहाँ है, इसमें आप गिनते हैं तो यहाँ जो है सबसे पहले इस तरह मात्रा को लगाते हैं, इस तरह से सभी पे मात्रा लगाते हैं, इस तरह से और गिनते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11
1 12, 2 14, 2 16, 2 18, 18 और 5, 18 5 कितने हो जाते हैं? तो 18 5 आपके हो जाते हैं 23। जी हाँ 23। अब यहाँ पर जो है इसके खंडों को बांटना है। जी हाँ, इसके खंडों को बांटना है। तो अगर आप जो है प्रिय पति वह मेरा यहाँ तक करते हैं तो यहाँ तक आपका हो जाता है 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यहाँ तक 11 होता है। आगे करते हैं तो आगे आपका जो है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 2 12 हो जाता है। जी हाँ, तो देखना है इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ से हमको 11 12 मिल रहा है। इस तरह से हम देखते हैं। तो अगर बात करें मात्रिक छंद की तो सोरठा, दोहा, बरवें किसी में नहीं टैली कर रहा है, क्योंकि ध्यान दें दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएँ होती हैं। अगर सोरठा की बात करते हैं, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 13। तो इस प्रकार एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ हमको ना 11 मिल रहा है लेकिन 13 नहीं मिल रहा है। बरवें की बात करते हैं तो बरवें के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएँ होती हैं। 7 भी हमको नहीं मिल रहा है। तो फिर हमको एक ऑप्शन पे हर हाल में जाना ही होगा। वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन मालिनी है। जी हाँ, मालिनी है। और मालिनी मात्रिक छंद नहीं है। मालिनी जो है वो कैसा छंद है? तो मालिनी जो है एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में जो है गण लागू होता है। गण क्या होता है? गण 8 प्रकार का होता है। 8 गण के नाम आपको याद होने चाहिए। 8 गण के जो नाम है उसमें सबसे पहला नाम है एक गण का भगण, भगण। एक गण का नाम है जगण, सगण, सगण, यगण। ये आपके 4 गण हो गए। इसके बाद रगण और इसके बाद तगड़ और फिर मगड़ और फिर नगड़। ये 8 गण हैं आपके। तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए। 8 गण के जो है 3 3 ग्रुप में मात्राएं होती हैं। जैसे भगण का जो है 1 गुरु है और 2 लघु है ना, इस तरह से होती हैं। तो इसको हम आपको थोड़ा सा एक बार समझाना चाहेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आइए इसको जो थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे समझने के लिए। तो यहाँ हम लोग समझते हैं। आइए यहाँ हम लोग समझते हैं। तो गण जो हैं, गणों का जो नाम है वो है पहला भगण, दूसरा है जगण, तीसरा है सगण, चौथा है यगण, पांचवा है रगण, छठवां है तगड़, सातवां है मगड़ और 9वां है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नगड़। इनकी जो मात्राएं होती हैं, भगड़ का जो होता है मात्रा 1 गुरु 2 लघु, जगण का 1 लघु 1 गुरु और 1 लघु, फिर सगण का क्या होता है 2 लघु 1 गुरु, फिर यगण का क्या होता है यगण का होता है 1 लघु 2 गुरु, फिर रगण का क्या होता है रगण का 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु, तगण का क्या होता है 2 गुरु और 1 लघु, मगड़ का क्या होता है तीनों आपका गुरु होता है, नगर का क्या होता है तीनों लघु होता है। ये गुरु का मतलब 2 मात्रा, लघु का मतलब 1 मात्रा, मात्रा का निशान होता है, उतना आप जान ही रहे होंगे। तो ये 8 गण हैं, 8 गणों की मात्राएं हैं। जब कहा जाए भगण, तो भगण का मतलब होता है 3 मात्राओं का समूह, जिसमें 1 गुरु है, नहीं 2 मात्रा है, 2 लघु है, ये 2 है, तो 4 मात्राओं का समूह होता है। इस प्रकार इसको याद रखना है। नाम कैसे याद रखेंगे? नाम 3 शब्द से याद रखेंगे, भाजस, यारत, मन। यहाँ भा से भगण, जा से जगण, सा से सगण, या से यगण, रा से रगण, ता से तगण और माँ से मगड़, फिर ना से नगड़। इस तरह 8 गणों के नाम याद रखेंगे और मात्रा आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं पहले गुरु है, फिर दूसरे स्थान पे गुरु है, फिर तीसरे स्थान पे गुरु है,
या इसके बाद पहले स्थान पे लघु है, दूसरे स्थान पे लघु है, तीसरे स्थान पे लघु है और सब गुरु है और सब लघु है। इस प्रकार से आप वैसे भी याद कर सकते हैं, नाम याद रखिए और इस तरह से क्रम बैठाइए तो आपको याद हो। तो ये हो गया 8 गण। जी हाँ, ये हो गए हिंदी के 8 गण। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हमको ढूंढना है मालनी में। मालनी जो है क्या वह छंद है? तो मालनी की जो परिभाषा है, मालनी की परिभाषा है कि जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगड़ 1 भगण नहीं 1 मगड़, 2 नगड़ 1 मगड़ और 2 यगण हो, वह मालनी छंद होता है। तो आप देख रहे हैं नगड़ में कौन सी मात्रा है? तीनों लघु होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले 3 लघु मिल जाएगा और फिर 3 लघु मिल जाएगा और इसके बाद चलेंगे 3 गुरु मिल जाएगा और इसके बाद चलेंगे 3 यगण मिल जाएगा। अर्थात यह एक मालिनी छंद का उदाहरण है। यह मालिनी छंद का उदाहरण है। ऑप्शन आपका कौन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है या संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा? आप जानते हैं कि उपमेय उपमान की समानता या फिर तुलना जहाँ की जाती है वहाँ एक ही अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? तो उपमा अलंकार। जी हाँ, उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है उपमा अलंकार। अगर यही समानता, ये समानता शब्द मित्रों हटा दिया जाए कि संभावना व्यक्त की जाती है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। शब्दों का खेल है बस। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो उत्प्रेक्षा होता है, लेकिन जब समानता व्यक्त की जाती है तो फिर उपमा अलंकार होता है। यानी कुल मिला के इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है धुंधला शब्द विशेषण है। यानी धुंधला शब्द विशेषण तो है लेकिन कैसा विशेषण है? क्या संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण या फिर उनमें से कोई नहीं? संख्यावाचक विशेषण वो होता है जिसमें संख्या हो, जिसमें संख्या हो, 1 सेब, 2 पेन, 4 पेन। गुणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें किसी वस्तु का गुण बताया जाए, सुगंध है, दुर्गंध है, इस प्रकार से। और सार्वनामिक विशेषण होता है जिसमें सर्वनाम को विशेषण के तौर पर यूज किया, जैसे यह घर मेरा है। तो यह घर, यहाँ पर यह जो है वो सर्वनाम होने के साथ साथ सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो धुंधला जो है वो गुणवाचक, किसी शब्द का गुण बताएगा, है ना। तो धुंधला शब्द जो है कैसा विशेषण है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन है? रचयिता का नाम भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और खास करके यूपीटेट परीक्षा में तो जरूर आएगा। तो अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं इसके रचयिता जो है कौन है, वो विष्णु प्रभाकर हैं। जी हाँ, विष्णु प्रभाकर हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हमने जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस श्रृंखला में देखा। आगे फिर हम हिंदी की श्रृंखला आपके लिए लाते रहेंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को देखना मत भूलिएगा। अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सभी चैप्टर पढ़ लिया है, सब आपको आ रहा है, फिर भी अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो आपसे प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो अभ्यास करिए और अपने आप को दक्ष बनाइए। किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी में ही नहीं, अभ्यास के जरिए ही आप दक्ष बनेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने का सामर्थ्य अपने अंदर रखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलता हूँ मैं बाल मुकुंद फिर अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।